नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही भविष्य की तस्वीरें जहन में घूमने लगती हैं। एलन मस्क। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एशली वेन्स की काफी मशहूर किताब है, एलन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स और एक शानदार भविष्य की खोज। इसका हिंदी सारांश हमारे पास है और इसी के आधार पर हम कोशिश करेंगे समझने की उनकी कहानी, उनका जुनून और उनका वो सफर जो प्रभावशाली तो है पर विवादों से भी घिरा रहा है। हाँ, और देखिए हमारा मकसद सिर्फ उनकी जिंदगी के पड़ावों को गिनना नहीं है। मतलब वो तो ठीक है, पर असल में हम उस सोच को समझना चाहते हैं जो उन्हें स्पेसएक्स और टेस्ला जैसे प्रोजेक्ट्स की तरफ ले गई। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो पहले लगभग असंभव लगते थे। बिल्कुल असंभव। तो हम किताब के जरिए देखेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो उन्हें इतना मोटिवेट करती हैं, और कैसे आप देखें तो उनकी शुरुआती जिंदगी ने ही उनके बड़े लक्ष्यों की नींव रखी थी। और कहानी की शुरुआत थोड़ी कह सकते हैं चौंकाने वाली है। दक्षिण अफ्रीका में बचपन, स्कूल में तंग किया जाना। हाँ, वो बुलिंग वाली बात। हाँ, यहाँ तक कि एक बार इतनी पिटाई हुई कि कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। लेकिन यही वो लड़का था जिसने, सोचिए, महज 12 साल की उम्र में ब्लास्टर नाम का वीडियो गेम बनाकर बेच दिया। $500 में। हाँ, ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, शायद यही उनकी कहानी का एक तरह से सार है। तो चलिए शुरू करते हैं सफर को। बिल्कुल। उनका जन्म 1971 में हुआ, प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में। पिता इंजीनियर थे, माँ मॉडल और डाइटिशियन। जब वो 9 साल के थे तो माता पिता अलग हो गए और वो ज्यादातर अपने पिता के साथ रहे। और जैसा मैंने कहा, बचपन आसान नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्कूल की वो घटना तो काफी गंभीर थी। कहते हैं कि आज भी उन्हें सांस लेने में थोड़ी दिक्कत उसी वजह से होती है। अच्छा। लेकिन दिलचस्प बात यह है, और वेन्स की किताब भी इस तरफ इशारा करती है, कि शायद इन्हीं शुरुआती मुश्किलों ने उनमें वो असाधारण सहन शक्ति, वो जिसे कहते हैं ना रिजिलियंस, और वो दृढ़ संकल्प भरा जो बाद में उनकी पहचान बना। और उनका किताबों से लगाव वो तो बहुत मशहूर है। कहते हैं घंटों लाइब्रेरी में बिताते थे, एनसाइक्लोपीडिया पढ़ डालते थे। हाँ, उनकी याददाश्त भी कमाल की बताई जाती है। और फिर 10 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना और 12 में वो वीडियो गेम बनाकर $500 कमाना, ये सिर्फ पैसे कमाना नहीं था शायद। नहीं। ये शायद उनकी उस सोच की पहली झलक थी कि भाई तकनीक से कुछ बनाया जा सकता है, कुछ बदला जा सकता है। सही कहा, वो एक चिंगारी थी एंटरप्रेन्योरशिप की। फिर 17 साल की उम्र में वो दक्षिण अफ्रीका की जो अनिवार्य सैन्य सेवा थी उससे बचने के लिए और बेहतर मौकों की तलाश में कनाडा चले गए। अच्छा, कनाडा पहले गए? हाँ, पहले कनाडा, वहां कुछ समय अलग अलग काम किए, फिर आखिरकार अमेरिका पहुंचे। वहां उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से 2 डिग्री ली, भौतिकी और अर्थशास्त्र में। फिजिक्स और इकोनॉमिक्स, ये कॉम्बिनेशन भी दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प। और ये दोनों ही विषय, फिजिक्स की वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स वाली सोच और इकोनॉमिक्स की व्यावसायिक समझ, उनके आगे के काम में बहुत अहम साबित हुए। और वो स्टैनफोर्ड पीएचडी वाला किस्सा कि बस 2 दिन में ही छोड़ दिया। हाँ, वो 1995 की बात है। उन्हें स्टैनफोर्ड में एनर्जी फिजिक्स में पीएचडी के लिए एडमिशन मिला था, लेकिन इंटरनेट का बूम शुरू हो रहा था, वो दौर ही अलग था। हाँ, .com वाला। बिल्कुल। तो उन्हें लगा कि ये इतिहास बदलने वाला क्षण है और उन्हें इसका हिस्सा बनना है, न कि लैब में बैठे रहना। तो बस 2 दिन में ही उन्होंने तय कर लिया कि अकादमिक दुनिया उनके लिए नहीं है। असली एक्शन तो सिलिकॉन वैली में है। ये दिखाता है कि वो रिस्क लेने से नहीं डरते और शायद भविष्य को थोड़ा पहले भांप लेते हैं। बिल्कुल, उनकी ये क्षमता तो है। और फिर उन्होंने तुरंत अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर Zip2 शुरू की। ये क्या था असल में उस वक्त के हिसाब से? Zip2 आप कह सकते हैं, एक तरह की शुरुआती ऑनलाइन सिटी गाइड और मैप सर्विस थी। वो अखबारों को ऑनलाइन कंटेंट मैनेजमेंट टूल देते थे। उस जमाने के हिसाब से ये काफी नया कॉन्सेप्ट था। हाँ, 90s के मध्य में तो ये बड़ी बात रही होगी। बहुत बड़ी बात। और ये उनकी पहली बड़ी सफलता भी बनी। 1999 में कॉम्पैक्ट ने इसे खरीदा, करीब $307 मिलियन में, जिससे एलन को मिले लगभग $22 मिलियन। 28 साल की उम्र में $22 मिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम थी उस वक्त। जबरदस्त। लेकिन वो रुके नहीं, फौरन x.com शुरू कर दिया। हाँ, यहीं से रफ्तार और तेज होती है। बिल्कुल। x.com का लक्ष्य था ऑनलाइन बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में क्रांति लाना। ये बाद में पीटर थील की कंपनी थी कन्फिनिटी, उसके साथ मर्ज हुई और बनी पेपाल। हाँ, ऑनलाइन पेमेंट उस वक्त बहुत जोखिम भरा माना जाता था। हाँ, सुरक्षा को लेकर बहुत सवाल थे, लेकिन मस्क और उनकी टीम ने इसे कर दिखाया। और पेपाल की सफलता तो खैर इतिहास है,
2002 में ईबे ने इसे खरीदा। कितने में? $1.5 बिलियन में। हाँ, $1.5 बिलियन। इस बार इलॉन के हिस्से आए करीब $165 मिलियन। अच्छा खासा पैसा। और यहीं से वो पैसा आया, वो कैपिटल जिसने उनके सबसे बड़े सपनों मतलब स्पेस और इलेक्ट्रिक कार को हकीकत बनाने का रास्ता खोला। ये तो पैसों की बात हुई, लेकिन क्या इन शुरुआती कंपनियों से उन्हें कोई सीख भी मिली? किताब क्या कहती है? हाँ बिल्कुल, पैसों से ज्यादा शायद वो सीख जरूरी थी। वेन्स की किताब बताती है कि Zip2 और पेपॉल ने उन्हें सिखाया कि कैसे जटिल टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां खड़ी की जाती हैं, कैसे फंड रेज किया जाता है और कैसे जो स्थापित उद्योग हैं उनको चुनौती दी जाती है। ये अनुभव और ये पूंजी उन्हें उन क्षेत्रों में ले गई जहां सच पूछिए तो असफलता की संभावना सफलता से कहीं ज्यादा थी। और पहला कदम था स्पेसएक्स, 2002 में पेपाल बिकने के तुरंत बाद। हाँ, तुरंत। लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रा को इतना सस्ता बनाना कि इंसान मंगल ग्रह पर जा सकें और वहां बस्ती बसा सकें। ये सुनकर ये आज भी थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। उस समय कैसा लगा होगा? उस समय तो ये किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा ही था। देखिए, अंतरिक्ष पूरी तरह से सरकारों का या फिर बोइंग लॉकहीड जैसी बहुत बड़ी कंपनियों का खेल था। हाँ बिल्कुल। एक नई प्राइवेट कंपनी का रॉकेट बनाना और उसे सफलतापूर्वक लॉन्च करना ये लगभग नामुमकिन माना जाता था। और शुरुआती नतीजे भी सच कहूं तो यही दिखा रहे थे। स्पेसएक्स के पहले 3 रॉकेट लॉन्च, तीनों फेल। तीनों पूरी तरह सफल। कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी। मस्क ने अपना सारा पैसा जो पेपाल से कमाया था वो सब इसमें झोंक दिया था। सोचिए जरा वो दबाव, 3 बार लगातार नाकामी, सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। हाँ। यहीं पर उनकी वो सोच सामने आती है जिसका जिक्र किताब में है। असफलता एक विकल्प है। अगर चीजें असफल नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आप पर्याप्त नया करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, वो इसे जी रहे थे। बिल्कुल। और फिर आया 2008 का वो चौथा लॉन्च, फैल्कन 1 रॉकेट। वो सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचा आखिरकार। हाँ, वो एक ऐतिहासिक पल था स्पेसएक्स के लिए और प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री के लिए भी। इसी सफलता ने नासा का भरोसा जीता और उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक सप्लाई पहुंचाने का अरबों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट मिला और वहीं से स्पेसएक्स की किस्मत बदली। और उनके वो दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट, उसने तो जैसे खेल ही बदल दिया है ना? हाँ बिल्कुल। फैल्कन 9 रॉकेट के बूस्टर का लॉन्च के बाद वापस पृथ्वी पर लैंड करना ये स्पेसएक्स की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक है। इसने अंतरिक्ष यात्रा की लागत को अभूतपूर्व रूप से कम कर दिया है। कैसे? मतलब क्यों? क्योंकि रॉकेट का सबसे महंगा हिस्सा, वो बूस्टर, अब बार बार इस्तेमाल हो सकता है। ये उसी फर्स्ट प्रिंसिपल सोच का नतीजा है। अंतरिक्ष यात्रा महंगी क्यों है? क्योंकि हम रॉकेट फेंक देते हैं, अगर उन्हें हवाई जहाज की तरह दोबारा इस्तेमाल किया जा सके तो। लॉजिकल है। हाँ। और अब स्टारलिंक, हजारों सैटेलाइट्स का नेटवर्क जो दुनिया भर में इंटरनेट पहुंचाने का वादा करता है, इसका क्या असर हो सकता है? देखिए, स्टारलिंक का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। ये दूर दराज के उन इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट ला सकता है जहां पारंपरिक तरीके से फाइबर या टावर पहुंचाना मुश्किल या बहुत महंगा है। जैसे गांव या पहाड़ी इलाके? बिल्कुल। ये शिक्षा, व्यापार, आपदा प्रबंधन में क्रांति ला सकता है। हालांकि चिंताएं भी हैं। किस तरह की चिंताएं? जैसे अंतरिक्ष में इतने सारे सैटेलाइट्स होने से अंतरिक्ष मलबे का खतरा बढ़ रहा है, या फिर जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस है उनमें बाधा आ रही है। लेकिन इसका डिसरप्टिव पोटेंशियल वो तो बहुत बड़ा है और स्पेसएक्स के लिए ये कमाई का एक बड़ा जरिया भी बन रहा है जो उनके मंगल मिशन के लिए फंड जुटाने में मदद करेगा। ठीक है, तो स्पेसएक्स एक तरफ और लगभग उसी समय एक और पहाड़ जैसी चुनौती उन्होंने उठाई, टेस्ला मोटर्स। हाँ, टेस्ला 2004 में निवेश किया और 2008 में सीईओ बन गए, वो भी तब जब कंपनी लगभग डूबने वाली थी। बिल्कुल। टेस्ला का मिशन था इलेक्ट्रिक गाड़ियों, ईवीज को लेकर जो धारणा बनी हुई थी उसे बदलना। क्या धारणा थी? यही कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां या तो गोल्फ कार्ट जैसी धीमी और बोरिंग होती हैं या फिर बहुत महंगी और अव्यवहारिक, रेंज कम होती है। टेस्ला का लक्ष्य था ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाना जो न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छी हो बल्कि डिजाइन में, परफॉर्मेंस में, टेक्नोलॉजी में किसी भी पेट्रोल कार से बेहतर हो। लेकिन ये रास्ता भी आसान नहीं था, है ना? शुरुआती मॉडल रोडस्टर बहुत महंगा था, फिर मॉडल एस के उत्पादन में भारी दिक्कतें आईं। हाँ, वो प्रोडक्शन हेल जिसे मस्क ने खुद कहा था। प्रोडक्शन हेल। कंपनी कई बार दिवालिया होने के कगार पर पहुंची। किताब में उन दिनों के तनाव और दबाव का जिक्र है। हाँ, किताब उन मुश्किल दौर का काफी विस्तार से वर्णन करती है। 2008 का साल तो स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों के लिए अस्तित्व का संकट था। टेस्ला में कैश खत्म हो रहा था, उत्पादन लक्ष्य बार बार चूक रहे थे
और मस्क पर भारी दबाव था। वेन्स बताते हैं कि कैसे मस्क ने सचमुच फैक्ट्री फ्लोर पर सोकर हर छोटी बड़ी समस्या में सीधे दखल देकर कंपनी को संभाला। उनकी मैनेजमेंट स्टाइल को लेकर काफी आलोचना भी होती है। हाँ, होती हैं। बहुत ज्यादा मांग करना, कर्मचारियों पर अत्यधिक दबाव डालना, ये बातें आती हैं। लेकिन किताब ये भी दर्शाती है कि शायद उसी जुनून और उस तरह के माइक्रो मैनेजमेंट ने ही कंपनी को उस वक्त बचाया। और फिर मॉडल एस कामयाब हुई। उसने साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक कार स्टाइलिश हो सकती है, तेज हो सकती है और लंबी दूरी तय कर सकती है। बिल्कुल। मॉडल एस एक गेम चेंजर थी। उसने न सिर्फ टेस्ला को बचाया, बल्कि पूरी ऑटो इंडस्ट्री को, आप कह सकती हैं, जगा दिया। हाँ, अब तो सब ईवी बना रहे हैं। आज हर बड़ी कार कंपनी अरबों डॉलर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में निवेश कर रही है और इसका बहुत बड़ा श्रेय टेस्ला के प्रभाव को जाता है। टेस्ला ने कार को एक तरह से सॉफ्टवेयर चालित गैजेट जैसा बना दिया है। ओवर द एयर अपडेट्स, ऑटो पायलट जैसी टेक्नोलॉजी। तो टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी नहीं है, इसका असर और भी व्यापक है। निश्चित रूप से टेस्ला ने बैटरी टेक्नोलॉजी में भारी निवेश किया है। ये बैटरीज सिर्फ कारों के लिए नहीं है, बल्कि घरों और ग्रिड के लिए ऊर्जा भंडारण, मतलब एनर्जी स्टोरेज में भी इस्तेमाल हो रही हैं। अच्छा, वो पावर वॉल जैसी चीज है। पावर वॉल, मेगा पैक और सोलर सिटी, जिसे टेस्ला ने बाद में खरीद लिया, उसके साथ मिलकर यह सौर ऊर्जा उत्पादन, भंडारण और खपत का एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। तो ये सिर्फ परिवहन नहीं है, ये ऊर्जा के भविष्य को बदलने की भी कोशिश है। स्पेसएक्स और टेस्ला, ये दो ही इतने बड़े लगते हैं कि यकीन करना मुश्किल है, लेकिन उनकी नजरें तो और भी कई क्षेत्रों पर है। किताब में और किन वेंचर्स का जिक्र है? हाँ, उनकी महत्वाकांक्षा कई दिशाओं में फैली हुई है। अगर संक्षेप में देखें तो बताइए। एक तो सोलर सिटी, जैसा हमने कहा, सौर ऊर्जा को घरों तक पहुंचाना, अब टेस्ला एनर्जी का हिस्सा है। फिर है न्यूरालिंक। न्यूरालिंक, ये तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लगता है। हाँ, ये शायद सबसे साइंस फिक्शन जैसा प्रोजेक्ट है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बनाना। शुरुआती लक्ष्य तो गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का इलाज हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म लक्ष्य शायद मानव बुद्धि को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के साथ जोड़ना है। यह नैतिक और तकनीकी रूप से बहुत जटिल है। बिल्कुल। फिर है द बोरिंग कंपनी। शहरों के नीचे सुरंगों का नेटवर्क बनाकर ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने का प्रयास। वो वेगस में कुछ बनाया भी है ना उन्होंने? छोटे लूप्स बनाए हैं। कॉन्सेप्ट दिलचस्प है, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर लागू करने में कई चुनौतियां हैं। फिर हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट है, वैक्यूम ट्यूब में पॉड्स के जरिए सुपर हाई स्पीड यात्रा। 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा। हाँ, ये अभी भी काफी हद तक थ्योरी के लेवल पर है। और ओपन एआई के संस्थापकों में भी वो थे, हालांकि बाद में बोर्ड से अलग हो गए। इसका लक्ष्य एआई को सुरक्षित और मानवता के लिए फायदेमंद बनाना था। ये सारे प्रोजेक्ट्स देखें तो लगता है कि ये किसी न किसी रूप में भविष्य की बड़ी समस्याओं को एड्रेस कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, हेल्थ, कम्युनिकेशन, यहाँ तक कि मानव चेतना भी। ये सोचना ही हैरान करता है कि एक व्यक्ति इतने सारे फ्रंट पर कैसे काम कर सकता है। किताब उनकी निजी जिंदगी और इस वर्कलोड के असर पर कुछ कहती है। हाँ, किताब इस पहलू को छूती है, हालांकि बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाती। उनकी पहली शादी लेखिका जस्टिन विल्सन से हुई, जिनसे उनके 5 बेटे हैं। पहले बेटे की दुखद मृत्यु हो गई थी। हाँ, दुखद। 2008 में तलाक हुआ। फिर अभिनेत्री तालुला राइली से 2 बार शादी की और 2 बार तलाक हुआ। 2 बार? हाँ, और फिर संगीतकार ग्रिम्स के साथ उनके बच्चे हुए, जिनके नाम भी काफी अनोखे रखे गए। हाँ, वो XAI AXI वाला। वही। किताब इशारा करती है कि मस्क का काम के प्रति जो एक्सट्रीम समर्पण है, हफ्ते में 100-120 घंटे काम करना, वो उनके निजी रिश्तों पे भारी पड़ा है। वो खुद भी मानते हैं कि काम उनकी पहली प्राथमिकता है। तो आखिर क्या है वो मस्क फैक्टर? उनकी इस असाधारण सफलता और प्रभाव के पीछे किताब किन मूल तत्वों को रेखांकित करती है? क्या चीज है जो उन्हें ड्राइव करती है? किताब कई पहलुओं को उजागर करती है। पहला है उनका अटूट मिशन और विजन। वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए कंपनियां नहीं बनाते, बल्कि वो मानवता के भविष्य से जुड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए बनाते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया या हमारे अस्तित्व का ही कोई खतरा हो गया। अच्छा। दूसरा, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, मतलब किसी समस्या को उसके बिल्कुल बुनियादी भौतिक नियमों तक तोड़ना और फिर वहीं से समाधान सोचना, बजाय इसके कि दूसरे क्या कर रहे हैं या पहले क्या होता आया है। जैसे वो रॉकेट को रीयूजेबल बनाने वाली बात। बिल्कुल सही उदाहरण है। तीसरा, उनकी अविश्वसनीय कार्यक्षमता और दृढ़ता, मतलब वो घंटों काम करना और असफलताओं के बावजूद लगे रहना। चौथा, जोखिम लेने की अद्भुत क्षमता,
जब स्पेसएक्स और टेस्ला डूब रहे थे तो उन्होंने अपनी आखिरी पाई तक लगा दी। और उनकी पढ़ने की आदत का भी जिक्र आता है। हाँ, बहुत। किताब बताती है कि वो बचपन से ही बहुत पढ़ते थे, खासकर साइंस फिक्शन। वो खुद कहते हैं कि आइजैक एसिमोव की फाउंडेशन सीरीज या द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी जैसी किताबों ने उन्हें मानवता के भविष्य और ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। तो ये सिर्फ शौक नहीं था, इसने उनके लक्ष्यों को आकार दिया। हाँ, बिल्कुल। इसने उनके विजन को शेप दी। तो ये सारे तत्व मिलकर ही शायद वो बनते हैं जिसे हम एलन मस्क के रूप में जानते हैं। उनका विजन उन्हें प्रेरित करता है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स उन्हें रास्ता दिखाते हैं, उनकी मेहनत उन्हें आगे बढ़ाती है और जोखिम लेने की क्षमता उन्हें वो करने देती है जो दूसरे शायद सोचते भी नहीं। बिल्कुल, और ये सब जुड़ता है उनके सबसे बड़े सपने से, मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाना, मार्स कॉलोनी। हाँ, और वो इसे मजाक में नहीं कहते हैं। स्पेसएक्स का जो विशाल स्टारशिप रॉकेट बन रहा है, जिसे पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा रहा है, वो इसी लक्ष्य के लिए है। उनकी योजना अगले कुछ दशकों में, शायद 2030 के आसपास तक, इंसानों को मंगल पर भेजने की है। वो इसे मानवता के लिए एक बैकअप प्लान की तरह देखते हैं। बैकअप प्लान पृथ्वी के लिए? हाँ, अगर पृथ्वी पर कुछ बहुत बुरा हो जाता है तो मानवता का अस्तित्व बचा रहे। जाहिर है इतने बड़े प्रोफाइल और इतने विवादास्पद कदमों के साथ आलोचनाएं भी जरूर जुड़ी होंगी। किताब इन पर बात करती है? हाँ, किताब आलोचनाओं को नजरअंदाज नहीं करती है। टेस्ला की शुरुआती क्वालिटी संबंधी समस्याएं थीं, उत्पादन में देरी हुई, फैक्ट्री में काम करने की जो कठिन परिस्थितियां बताई जाती हैं, कर्मचारियों पर भारी दबाव, इन सब का जिक्र है। और उनके सार्वजनिक बयान, ट्विटर वाले। हाँ, मस्क के सार्वजनिक बयान, खासकर ट्विटर, अब एक्स पर उनकी गतिविधियां अक्सर विवाद खड़े करती हैं और उनकी कंपनियों पर भी असर डालती हैं। उन पर अति आत्मविश्वास और वादों को कई बार पूरा ना करने के आरोप भी लगते रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम एलन मस्क को कैसे समझें? एक जटिल शख्सियत। बिल्कुल। विंस की किताब उन्हें एक बेहद जटिल शख्सियत के रूप में ही पेश करती है। वो महज एक बिजनेसमैन नहीं है, न ही सिर्फ एक इंजीनियर। वो एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति हैं जो तकनीक के जरिए मानवता के भविष्य को अपनी कल्पना के अनुसार ढालना चाहते हैं। उनमें प्रेरणादायक गुण तो है। हाँ, बिल्कुल हैं। बड़ा सोचना, असंभव को संभव करने की कोशिश करना, लेकिन साथ ही उनकी कार्यशैली और व्यक्तित्व के विवादास्पद पहलू भी हैं। उन्हें अक्सर असली आयरन मैन कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है। और ये तुलना कुछ हद तक सही लगती है। प्रतिभाशाली, महत्वाकांक्षी, लेकिन शायद थोड़े लापरवाह भी। तो अंत में एलन मस्क की कहानी हमें बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और दुनिया को बदलने की कोशिश करने के लिए प्रेरित तो कर सकती है, लेकिन ये हमें शायद सोचने पर भी मजबूर करती है। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, जो शायद किताब पढ़ने के बाद या इस चर्चा के बाद हमारे मन में रह जाता है। क्या सवाल? कि जब कोई एक व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो जाता है, जिसके पास इतने सारे उद्योगों और तकनीकों की दिशा तय करने की क्षमता हो, जिसका विजन अरबों लोगों के भविष्य को प्रभावित कर सकता हो, तो क्या ये मानवता के लिए हमेशा अच्छा ही होता है? इस तरह की शक्ति और इस तरह की महत्वाकांक्षा के साथ क्या जिम्मेदारियां आती हैं, और क्या इसके कुछ अनदेखे पहलू या जोखिम भी हो सकते हैं, जिन पर हमें शायद और गहराई से विचार करने की जरूरत है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। एक व्यक्ति का जुनून दुनिया बदल सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस बदलाव की कीमत क्या है और उसकी दिशा क्या हो, इस पर सोचना और सवाल करना भी लाजमी है। इन्हीं सवालों के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।